आइटम्स इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बच्चों मोस्ट ऑफ द टाइम आता है पेपर में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा या तो 6 नंबर का, 6 नंबर का होगा तो उसमें दो क्वेश्चंस हो जाएंगे, 3+3, मतलब दो आपको आइटम्स देंगे, इसको इंक्लूड करते कि नहीं करते। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है आपका 4 नंबर में भी। जब 4 नंबर में आएगा तो इसमें 2+2 के दो आइटम दे देंगे, अदरवाइज 3 मार्क में ये क्वेश्चन अकेला भी आ जाता है, एक आइटम आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी सारे आइटम है तो एक ही वीडियो में कवर नहीं होंगे, तो इसकी अलग अलग वीडियो होंगी। आज की जो वीडियो है ये है रिलेटेड टू हाउस। ओके, एक घर जो होता है, हम उसको घर को बनाते हैं, किराए पे देते, खुद के ही घर में रहते हैं, ठीक है। तो घर से किराया आ रहा है, आपके कंट्री में, आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही घर है तो किराया आ रहा है। अगर आपने घर कहीं अब्रोड में ले रखा, उससे किराया आ रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में सारी जो आइटम्स हैं वो होंगी रिलेटेड टू हाउस, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक इज कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस, ठीक है। तो जो कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस है ये आपका नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। अच्छा, दो चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि एक तो ये आइटम पूछेगा कि नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। दूसरे टाइप से ये क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि ये जो भी आइटम है ये डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। तो आप लोगों को ये पॉइंट ध्यान रखना है कि ये नेशनल इनकम के हिसाब से पूछ रहा है या डोमेस्टिक इनकम के हिसाब से पूछ रहा है। यूजुअली नेशनल इनकम ही पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ एक आइटम्स ऐसे हैं जो नेशनल इनकम है या डोमेस्टिक इनकम है, दोनों में ही इंक्लूड होते हैं, ठीक है। कुछ एक आइटम ऐसे हैं जो कि नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं लेकिन डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होते हैं। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये चीज जरूर ध्यान देना है कि आपका जो है वो नेशनल इनकम पे पूछ रहा है या फिर डोमेस्टिक इनकम पे पूछ रहा है, ठीक है, ये जरूर ध्यान देना। तो फर्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस, इसको हम इंक्लूड करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस को हम इंक्लूड करेंगे, इसमें नेशनल इनकम में एज वेल एज डोमेस्टिक इनकम में, ठीक है। अच्छा, ये जो भी क्वेश्चन होगा ना, इसका आपका यस और नो में आंसर नहीं देना है सिर्फ। अगर आपने यस या नो आंसर दे दिया है और वो करेक्ट है तो आपका कोई भी मार्क इसका नहीं मिलेगा, आधा नंबर भी नहीं मिलेगा। आपको विद रीजन इसका आंसर देना है कि इसको हम इंक्लूड करेंगे तो क्यों करेंगे, और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। तो तभी आपको इसका कंप्लीट मार्क मिलेगा। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस, इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज वेल एज डोमेस्टिक इनकम ऑल्सो, ठीक है। चाहे कोई भी टाइप की इनकम पूछा हो उसमें हम इसको इंक्लूड करेंगे। रीजन क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। किसका पार्ट होता है ये? कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट होता है। एंड इट लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। इससे क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में इंक्रीज होती है, ठीक है। तो फर्स्ट आइटम है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस, domestic as well as national, in both type of income it will be yes included. Reason क्या है? Because it is part of capital formation. जब आप एक्सपेंडिचर मेथड करते हो तो एक्सपेंडिचर मेथड में कैपिटल फॉर्मेशन को आप प्लस करते हो, ठीक है। नेक्स्ट आइटम है एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ एन ओल्ड हाउस। किसी ने पुराना बना बनाया घर खरीदा, ठीक है। या फिर परचेज ऑफ हाउस बाय द टेनेंट, कोई किराएदार रह रहा था घर में, उसने उस घर को खरीद ही लिया, ठीक है। या फिर परचेज ऑफ रेंटेड बिल्डिंग, रेंटेड फैक्ट्री बिल्डिंग बाय द फैक्ट्री ओनर, ठीक है। आप इसमें एक पॉइंट ध्यान देना बच्चों कि जो मकान है, फैक्ट्री है, दुकान है, कोई भी XYZ बिल्डिंग है, वो ऑलरेडी बनी बनाई है,
ठीक है। तो नेशनल इनकम की प्रिकॉशंस में भी आप ये पॉइंट पढ़ते हो कि जो सेकंड हैंड गुड्स होती हैं उनकी सेल और परचेज को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। तो इसको इंक्लूड नहीं करा जाएगा। क्यों नहीं करा जाएगा? इसका रीजन आपको याद कर लेना है। किसी में भी, ना डोमेस्टिक में ना ही नेशनल में, किसी भी टाइप की नेशनल इनकम में इसको इंक्लूड, नेशनल या डोमेस्टिक में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसका रीजन क्या है? बिकॉज पेमेंट फॉर परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। आपका कोई गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं बढ़ा है इकोनॉमी में, गुड्स या सर्विसेज इंक्रीज नहीं हुई है, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है। जब आप कोई पुराना घर, गाड़ी, कुछ भी पुरानी चीज खरीदते हो तो उसमें क्या होता है? उसमें सिर्फ ओनरशिप चेंज होती है। ठीक है, आज ये मकान XYZ के नाम था, कल ये मकान ABC के नाम हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ ओनरशिप चेंज हुई है। इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप इसमें कोई भी रीजन इसका लिख सकते हो, देयर इज नो प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ठीक है, या इट इट डज नॉट इंक्रीज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज नहीं करता। इसमें से आप कोई भी रीजन लिख सकते हो। ठीक है, ये थे हमारे दो आइटम्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस, ऑफ कोर्स वी विल ऐड इट इन नेशनल इनकम एज वेल एज डोमेस्टिक इनकम। क्यों? बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। या फिर दूसरा आइटम जो है, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ ओल्ड हाउस या परचेज ऑफ हाउस बाय टेनेंट, परचेज ऑफ रेंटेड फैक्ट्री बिल्डिंग बाय द फैक्ट्री ओनर। मतलब कोई भी खरीद रहा है XYZ, लेकिन बिल्डिंग जो है, घर, दुकान, मकान जो भी है वो पुराना है। जो वो पुराना है तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही है। ये करने से सिर्फ ओनरशिप चेंज हो रही है। ठीक है, इसको करने से हमारे कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड आइटम है इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। तीसरा पॉइंट क्या है? इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, मतलब खुद का ही घर है। ठीक है, हमने किराए पे नहीं दे रखा। सेल्फ ऑक्यूपाइड, हम खुद ही उसमें रह रहे, उसका इम्प्यूटेड रेंट। इम्प्यूटेड रेंट का मतलब क्या होता है? एक हम एक्सपेक्ट, जो रेंट है ना, वो कैलकुलेट कर लेते कि हम एक मकान में रह रहे, इसका रेंट 10,000 रुपये, अगर हम इसको किराए पे चढ़ाएंगे तो इसका एक्सपेक्टेड रेंट हमको कितना मिलेगा? 10,000। तो इम्प्यूटेड रेंट मतलब आपका जो, जिस मकान में आप रह रहे हो, खुद के ही मकान में आप रह रहे हो, उसका एक्सपेक्टेड रेंट कितना होता है? क्या इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे, इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड। क्यों करेंगे? it will be included in the national income as people living in such houses enjoy housing services like those in rented houses। देखो, अगर आप खुद के मकान में नहीं रहते तो आप क्या करते? किराए पे मकान लेते, है ना। आपको कुछ ना कुछ पे करना, एक सर्विस यूज कर रहे हो ना आप, कोई मकान के अंदर आप रह रहे हो तो सर्विस यूज कर रहे हो। तो अगर आप खुद के मकान में नहीं रहते तो आप क्या कर, कहाँ रहते? किराए के मकान में रहते तो किराए पे करते, है ना। आपका खुद का मकान है, उसमें आप खुद नहीं रह रहे हो, इसका मतलब आप क्या करते? उसमें कोई ना कोई टेनेंट छोड़ देते, तो वो भी तो किराया देता ना। तो कुल मिला के इसका कहीं ना कहीं पे किराया आप खुद को ही पे कर रहे हो। खुद के मकान का किराया आप खुद को ही पे कर रहे हो। आप मकान में नहीं रहते तो किराए पे चढ़ाते, आपको रेंटल इनकम होती। और आप कहीं ना कहीं पे और रहते तो वहां पे आप रेंट पे करते, तो जिसको आप पे करते उसकी रेंटल इनकम होती। ठीक है, तो एक तरीके से आप ये लगा लो कि आप खुद के ही मकान का रेंट खुद को ही दे रहे हो, तो हम खुद को ही तो नहीं पे करते ना। लेकिन एक इम्प्यूटेड रेंट हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं इंक्लूड? बिकॉज दे कंट्रीब्यूट टू द करंट आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
इसमें क्या हो रहा है, गुड्स तो नहीं है, आप सर्विस यूज कर रहे हो, एक खुद ही की सर्विस यूज कर रहे हो, ठीक है, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस सर्विस का कितना पैसा हमें बाहर देना पड़े, ठीक है। तो इसको हम इंक्लूड करेंगे, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस को हम इंक्लूड करेंगे, नेशनल इनकम एज वेल एज डोमेस्टिक इनकम ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट आइटम है रेंट फ्री हाउस गिवन टू एन एम्प्लॉय बाय एन एम्प्लॉयर। अगर कोई मान लो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अकोमोडेशन देता है, अकोमोडेशन मतलब रहने की सुविधा देता है, तो उसको हम उसकी इनकम में इंक्लूड करेंगे। देखो इनकम मेथड में आप जब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय देखते हो, इनकम मेथड में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 3 टाइप का होता है ना, सैलरी एंड वेजेस इन कैश, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, ठीक है, एंड अमाउंट ट्रांसफर टू सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, जो पीएफ वगैरह होता है। तो आपका जो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय होता है, किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी एंड वेजेस होती है, उसके 3 पार्ट होते हैं, सैलरी एंड वेजेस इन कैश, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है। तो ये जो है रेंट फ्री हाउस है, ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, ठीक है। तो सैलरी एंड, ये जब आप इनकम मेथड करते हो, इनकम मेथड में आप प्लस करते हो ना कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आप सैलरी एंड वेजेस इन कैश, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, इसको प्लस करते हो, ठीक है। तो इनकम मेथड में ये प्लस होता है। तो रेंट फ्री हाउस गिवन टू एन एम्प्लॉय बाय एन एम्प्लॉयर इज वेजेस इन काइंड इज एंड इट इज इंक्लूडेड इन इनकम मेथड, ठीक है। नेक्स्ट आइटम बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, ठीक है। पिछले 4 आइटम्स थे, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता, बच्चा यूजुअली उसको समझ जाता है, लेकिन ये जो आइटम है ना, जो 5th वाला, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। इसमें जो ये इनकम है ना, ये जो मैं इनकम अभी एक्सप्लेन करूंगी, ये इनकम किससे रिलेटेड है, ये इनकम है फैक्टर, एक सेकेंड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक है। अब आप ये चीज पॉइंट ध्यान में रखो, जब आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड हम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। तो जब भी ये वाले आइटम्स आपसे पूछे जाएंगे, ये वाले आइटम्स आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखना है कि आपसे जो पूछा गया है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, ये पूछा गया है, या फिर डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे, ये पूछा गया। दोनों में से कौन सा पूछ रहा, कई बार डोमेस्टिक इनकम पूछ लेता है और हमने तो नेशनल इनकम के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करा और हमारा आंसर गलत हो जाता, ठीक है। तो ये टाइप के क्वेश्चन में आपको खास करके ध्यान देना है कि आपसे नेशनल इनकम में पूछा है या फिर डोमेस्टिक इनकम में पूछा है, ठीक है। देखो, rent received by an Indian resident on their building rented out for to foreigner in India, इसमें ना 2 केस हो सकते हैं। रेजिडेंट तो इंडिया का है ना, रेजिडेंट तो इंडिया का है। जब रेजिडेंट का इंडिया, रेजिडेंट इंडिया का, तभी तो उसकी इनकम को हम हमारी नेशनल इनकम में जोड़ेंगे ना। अगर हमारे यहाँ का रेजिडेंट नहीं है तो उसकी इनकम से हमें कोई लेना देना नहीं, वो जहाँ का रेजिडेंट है वहां की नेशनल इनकम में उसकी इनकम प्लस होगी। तो सबसे पहले तो जो रेजिडेंट है, तो देखो रेजिडेंट का क्या हो सकता है कि उसकी जो भी बिल्डिंग है जो वो किराए पे चढ़ा है, ठीक है, उसकी जो भी बिल्डिंग है, इसके क्या हो सकते हैं बच्चों, 4 केसेस हो सकते हैं, सॉरी 4 केसेस नहीं, 2 केसेस हो सकते हैं। या तो ये आपके कंट्री में है, ठीक है, या तो ये आपके खुद के कंट्री में है, या फिर ये जो आपकी बिल्डिंग है, जो भी प्रॉपर्टी है, ये कहीं अब्रोड है, बाहर किसी कंट्री में है। 2 केस हो गए कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो या तो यहाँ पर है या फिर बाहर किसी देश में है, लेकिन है किसकी, हमारे यहाँ के रेजिडेंट,
ठीक है। अच्छा, इस पे जो रेंट मिल रहा है ना, वो हमें किससे मिल रहा है? इन दोनों पे रेंट मिल रहा है हमको, किससे? फॉरेनर से। किससे रेंट मिल रहा है? फॉरेनर से। तो ये क्या हो जाता है बच्चों? ये हमारा हो जाता है फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ये आइटम किस में आ जाता है बच्चों? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड में आ जाता है। अब ये जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है, इसको हम क्या करते हैं? अगर नेशनल इनकम है तो हम उसमें इसको जोड़ते, अगर डोमेस्टिक इनकम है तो उसमें हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये जितने भी आइटम है ना, देखो, रेंट रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट, हमारे यहाँ का रेजिडेंट है, ऑन देयर बिल्डिंग रेंटेड आउट टू फॉरेनर इन इंडिया, कोई फॉरेनर इंडिया में रह रहा है, उसको किराए पे दे दी है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, क्योंकि हमें जो इनकम रिसीव हो रही है वो किससे रिसीव हो रही है? फॉरेनर से रिसीव हो रही है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? NFIA। ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अच्छा, रेंट रिसीव्ड बाय एन इंडियन फॉर अ बिल्डिंग रेंटेड टू फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया, बिल्डिंग इंडिया में ही है लेकिन उसको रेंट पे किसको दे रखा है? फॉरेन एम्बेसी को। तो ये भी फॉरेन से ही हमको इनकम रिसीव हो रही है, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड हो जाएगी। या फिर रेंट अर्न्ड बाय रिलायंस फ्रॉम इट्स बिल्डिंग इन USA, रिलायंस कंपनी है या कोई भी टाटा कंपनी है, कोई भी कंपनी ले सकते हैं हम लोग, जरूरी नहीं रिलायंस, ये मैंने जहां से कॉपी पेस्ट मारा उसमें रिलायंस था इसलिए रिलायंस आ गया। ठीक है। या फिर हमारे यहाँ का कोई रेजिडेंट है, ठीक है, कोई XYZ पर्सन है जिसकी बाहर किसी दूसरे देश में प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग ले रखी है अदर कंट्री में, वहां से उसको रेंट रिसीव हो रहा है। रेंट पे कौन कर रहा है? जो USA का सिटीजन है, USA का रेजिडेंट है, वही तो रेंट पे कर रहा है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी हमको क्या मिलेगा? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? क्वेश्चन में पहले ध्यान देंगे, नेशनल इनकम पूछा है या डोमेस्टिक इनकम पूछा। ठीक है। अगर ये नेशनल इनकम पूछा है तो हम क्या बोल देंगे? यस, इट विल बी इंक्लूडेड। और अगर डोमेस्टिक इनकम पूछा है तो हम उस केस में क्या बोल देंगे? नो, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड। रीजन, it will be included in the national income as it is part of factor income from abroad। जब आप कन्वर्जन करते हो ना नेशनल इनकम से डोमेस्टिक में और डोमेस्टिक से नेशनल में, है ना, तो उसमें आप क्या करते हो? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को प्लस करते हो नेशनल में लाने के लिए, और डोमेस्टिक में लाने के लिए आप क्या करते हो? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को माइनस कर देते हो। ठीक है। बट इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया as this income is earned from outside the domestic territory of India। अगर आपसे ये पूछा है नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, तो आप उसमें रीजन यस लिख के ये रीजन लिख देना। अगर ये पूछा है कि डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उस केस में आप यहां से लेके यहां तक रीजन लिख देना, और रीजन आप आंसर क्या लिख दोगे? नो, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड। ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से 99% चांस होता है कि आपका ये आएगा ही आएगा। ठीक है। तो आज के इसमें हमने 5 आइटम्स कवर करे हैं, दोज विल बी इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड इन नेशनल इनकम।